हेलो डियर बैंकर्स, आई पूर्वा वेलकम यू ऑल टू दिस एडुटैप्स प्लेटफॉर्म। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सी ए आई बी दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन अंडर द सीरीज सी ए आई बी ऑन द गो, जहां पर आई विल टीच यू ABFM एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हम आज के लेक्चर में कवर अप कर चलेंगे। दिस सीरीज इज एम्ड टू कवर अप योर सिलेबस इन सच अ वे कि आप अपने एग्जामिनेशन अटेम्प्ट को क्वालिफाई कर पाएं। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको एग्जाम की सीरियस प्रिपरेशन करनी है, फॉर दैट यू नीड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अंदाजा मिलेगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पेपर आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंड वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको उसके लिए क्या करना है, अपने ब्राउजर में जाना है, edutab.in सर्च करना है। edutab की वेबसाइट खुल जाएगी, एग्जाम्स में जाएंगे और यहाँ से स्क्रॉल कर कर आप जाएंगे CIB पर। CIB का फ्री मटेरियल देखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये ई बुक मिल रही है जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपके पास जो स्क्रीन विजिबल होगी उसमें देखिए आपको दिख रहा है कि इस ई बुक में क्या क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सॉल्व बेसिस पर, प्रैक्टिस MCQs हैं और साथ ही साथ डिटेल्ड सिलेबस अवेलेबल है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस डॉक्यूमेंट को अपने डिवाइस में अवेल कर पाएंगे। इससे आपको एक इंसाइट मिलेगा कि किस तरीके से आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करनी है और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी एग्जामिनेशन में। सो कमिंग बैक टू द सेशन, स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है, हर ह्यूमन बीइंग को है। अपने डे टू डे कोर्स को मैनेज करने में, अपने ऑफिस को, घर को आप सब डेली रूटीन में मैनेज कर रहे हैं, है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पीपल, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, मशीन्स, मटीरियल्स। लेकिन अलग अलग रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कौन करेगा, तो कोऑर्डिनेट करने का काम है मैनेजमेंट का। The management will coordinate the work of each and every person and provide the efficient results for the जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जैसे आपके बैंक ब्रांच के अंदर अलग अलग काम है, कैश डिपॉजिट्स का, लोन डिसबर्समेंट का, पॉलिसी मैनेजमेंट का, है ना, अकाउंट ओपनिंग का, तो ये सारे काम अलग अलग लोग कर रहे हैं। बट हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ अ ब्रांच, द ब्रांच मैनेजर, है ना। तो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी टू make someone accountable for the work, to maintain coordination between the different resources of the organization। ठीक है, तो समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। अलग अलग इनपुट्स हैं हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पीपल, अभी हमने बात की मनी, मशीन एंड मटेरियल। ये जो भी इनपुट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाए गए हैं, मैनेजमेंट का काम क्या है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, इनके रिसोर्स, इनके बीच में एक इंटीग्रेशन इस्टेब्लिश करना कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, अभी हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो स्मूथली चल सके, ठीक है ना। एंड हमारा सब काम को करने का मोटिव क्या है, गोल क्या है। द गोल इज टू अचीव एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू मेंटेन द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एज वेल एज टू सेटिस्फाई द कस्टमर ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। तो बिजनेस की मैनेजमेंट का काम क्या है, काम को इस तरीके से करना कि जो बिजनेस के जो भी आगे आउटपुट्स हैं वो बेस्ट लेवल पर अचीव हो पाए, ठीक है। एज पर द कैम्ब्रिज डिक्शनरी डेफिनेशन आपकी बुक में प्रोवाइडेड है, इट इज दैट मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है या एक ऐसी जॉब है जिसमें आप एक पर्सन को इंचार्ज बना देते हो, किसका, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या फिर टीम ऑफ एम्प्लॉयज का, सो दैट वो पर्सन वहां से मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल पाए, राइट। आगे बात करते हैं कुछ पायनियर्स की जो कि हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले विल टॉक अबाउट हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं। हेनरी फ्योल ने क्या किया, हेनरी फ्योल ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस कर कर कुछ फंक्शंस निकाले, ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें इन सभी फंक्शंस को ऑप्ट कर कर चलना पड़ेगा। क्या फंक्शंस, क्या एक्टिविटीज के बारे में उन्होंने बात की, तो ही टॉक्ड अबाउट द 6 प्राइमरी एक्टिविटीज। फर्स्ट वन इज द टेक्निकल, सेकंड इज द कमर्शियल, थर्ड
फाइनेंशियल, देन सिक्योरिटी, देन अकाउंटिंग। टेक्निकल का मतलब है कि जो मशीन्स वगैरह से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। कमर्शियल में आपका सेल परचेज आ गया, फाइनेंशियल में मनी से रिलेटेड चीज़ें आ गई, सिक्योरिटी में डेटा सिक्योरिटी आ गई, जैसे अगर मैं बैंक्स की बात करूँ तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स आपके पास है उसकी सिक्योरिटी की बात यहाँ पर आ गई। अकाउंटिंग में बुक्स मेंटेनेंस की बात आ गई। एंड देन ही टॉक्ड अबाउट द अनदर एक्टिविटी विच इज़ नोन एज मैनेजेरियल। तो यानी इन्होंने मैनेजमेंट को एक सेपरेट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया। इन्होंने मैनेजमेंट को किसी के साथ मर्ज नहीं किया है, ठीक है ना। इन्होंने मैनेजमेंट को कहा है कि दैट दिस इज अ सेपरेट एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इसे आपको उसी तरीके से ट्रीट कर कर चलना है, राइट। देन केम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्हें हम FW टेलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन्हें हम FW टेलर भी बोलते हैं और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया। ही इज द ओनली पायनियर और ओनली एक्सपर्ट जिन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर कुछ थ्योरीज डेवलप की और उन्हें फॉलो किया गया, ठीक है। फेडरिक विंस्लो टेलर ने जो भी हमारे को थ्योरीज दी या जो हमारे को प्रिंसिपल्स दिए उसे हम टेलरिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। इन्होंने शॉप फ्लोर एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया, यानी इन्होंने एक्चुअल में क्या किया कि वर्क को ऑब्जर्व किया। जो भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने ऑब्जर्वेशन के अंडर लिया, वहां लेट्स से कि 2-3 लेबर्स काम करी थी, लेबर 1, लेबर 2, लेबर 3 एंड लेबर 4। इन्होंने देखा कि चारों लेबर्स का आउटपुट अलग अलग आ रहा है। जहां पर लेबर 1 का आउटपुट सबसे मैक्सिमम आ रहा है, बहुत अच्छा एफिशिएंट रिजल्ट लेबर 1 प्रोवाइड कर रही है ना। वो उसका काम करने का तरीका ऐसा है जिससे उसके रिजल्ट्स एफिशिएंट आ रहे हैं। तो टेलर ने क्या किया, टेलर ने लेबर 1 को एक बेस बनाया और उसके बेस के हिसाब से जो है एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है ना। इसके बेस के हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया और कहा कि बाकी की लेबर्स को भी इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा ताकि सभी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए, है ना। सो इन्होंने वर्क को एनालाइज करना और उसके हिसाब से मेथड्स को इम्प्रूव करने में इनका बिलीव था। और साथ ही साथ इनका मोटिव क्या था कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। इन्होंने टाइम को लेकर स्टडीज़ की, इन्होंने मोशन मूवमेंट्स को लेकर स्टडी की, इवन इन्होंने रेस्ट इंटरवल्स यानी जो फटीग होता है उसको उससे रिलेटेड भी इन्होंने अलग अलग स्टडीज़ की और उसके हिसाब से इन्होंने प्रिंसिपल्स डेवलप किए, राइट। सो हमने हेनरी फ्योल की बात की जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात की और ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। वेयर एज ऑन द अदर हैंड देर इज FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इन्होंने वर्कर्स के कामों को एनालाइज कर कर उससे उसके बेसिस पर स्टैंडर्ड सेट किए, उनके उसके बेसिस पर वर्किंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात की। ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस की। हमने अभी बात की थी कि जो बिजनेस की मैनेजमेंट है उसका काम क्या है। बिजनेस की मैनेजमेंट का काम है कि जो भी वेरियस इनपुट्स ऑफ द बिजनेस हैं, जिसमें पीपल, मनी, रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें आती हैं, उन सब इनपुट्स को मैनेज कर कर मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो कर कर मैक्सिमम रिजल्ट्स को जनरेट किया जाए, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट के प्रोसेस में 5 स्टेप्स आते हैं आपके पास। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास प्लानिंग, जिसमें हम लोग पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, इस तरीके से। देन कम्स ऑर्गेनाइजिंग, जहां पर हम लोग रिसोर्सेज को एलोकेट कर कर चल रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लीजिए आप एक बैंक सेटअप करना चाहते हैं, आप एक बैंक ब्रांच सेटअप करना चाहते हैं इन सम रूरल एरिया, ठीक है ना। आप एक बैंक ब्रांच सेटअप करना चाहते हैं इन सम रूरल एरिया, तो क्या होगा वहां पर। जब आप एक बैंक ब्रांच को एक रूरल एरिया में सेटअप करना चाहते हैं तो क्या आपको सिर्फ एक लैंड एक्विजिशन करनी है, यहाँ एक बिल्डिंग खरीदनी है और आपकी बैंक ब्रांच सेटअप हो जाएगी? नहीं, यू हैव टू थिंक ऑफ द वेरियस फंक्शंस, है ना। कि अगर रूरल एरिया में सेटअप हो रहा है तो किन किन चीज़ों की आपको वहां पर रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ प्लानिंग जिसके बेसिस पर यू विल बी एबल टू सेटअप द बैंक ब्रांच, राइट। जब आपने प्लानिंग की तो प्लानिंग करते टाइम आपने एरिया देखा, आपने एरिया ऑफ ऑपरेशन देखा। आप ब्रांच को ऐसी जगह सेटअप करोगे जो एक्सेसिबल होगा लोगों को, है ना। अगर आप बहुत ही आउटस्कर्ट्स में सेटअप कर दोगे तो वहां पर रीच जो है वो मुश्किल हो जाएगी, राइट। उसके बाद आप रिसोर्सेज को अरेंज करना, कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, यानी आप जो है मतलब यू हैव परचेज द लैंड, आपने वहाँ बिल्डिंग सेटअप किया, वहाँ फर्नीचर सेटअप करोगे, ठीक है। आप वहाँ पर एक एम्बियंस क्रिएट करोगे फॉर द बैंक। उसके बाद आपको अलग अलग स्टाफ चाहिए
चाहिए, आप स्टाफ रिक्रूटमेंट करोगे। स्टाफ रिक्रूटमेंट में आपको कैशियर भी चाहिए बैंक में, आपको उसके बाद कुछ रिसेप्शन डेस्क पे भी चाहिए, आपको बैंक का मैनेजर भी चाहिए, आपको सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए। देन यू विल रिक्रूट द राइट पीपल एट द राइट जॉब। उसके बाद उनको डायरेक्ट किया जाएगा, उन्हें गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से लोगों से डीलिंग करनी है, उन्हें मोटिवेशन दी जाएगी टाइम टू टाइम कि अभी अगर हमारे पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस नहीं है बिकॉज इट इज़ अ न्यू ब्रांच, तो उसको किस तरीके से आपको टैकल करना है एंड ऑल ऑफ द थिंग्स, तो डायरेक्शंस दी जाएंगी। एंड देन परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाएगी कि जब हमने बैंक ब्रांच को रूरल एरिया में सेटअप किया तो हमारा मोटिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है ना, कि हम मैक्सिमम लोगों को जो है बैंक के बेनिफिट्स दे पाए। तो कंट्रोलिंग स्टेप में हम लोग ये मॉनिटर करेंगे कि जो हमने प्लान किया था, जो हमने फर्स्ट लेवल पर सोचा था, क्या हम उसको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है ना। परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा, उसको स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर कर कर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे कि अगर हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं तो क्या वजह है उस टारगेट को अचीव ना करने की, एंड देन उससे रिलेटेड करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो लिए जाएंगे। दैट इज हाउ द मैनेजमेंट प्रोसेस गोज ऑन। अभी हम इन सभी स्टेप्स को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। बिल्कुल आप जो है फ्यूचर को डिसाइड कर कर चलते हो। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, हमेशा आप प्लानिंग कर कर चलते हो। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को, फ्यूचर एक्शंस को डिसाइड करना। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, प्लानिंग में आप क्या करोगे? प्लानिंग में आप गोल्स को सेट करोगे, आप ये डिफाइन करोगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स ढूंढोगे, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हमने गोल हमारा था कि हमें एक ब्रांच सेटअप करनी है एक रूरल एरिया में, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करनी है, हमें मैक्सिमम लोगों को बैंक के बेनिफिट्स देने हैं, ठीक है ना। तो दैट वाज आवर ऑब्जेक्टिव। देन केम द कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में हम ये देखेंगे कि how we'll put some actions to pursue the objective। फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कि हमें ब्रांच सेटअप करनी है, हमें किस एरिया में सेटअप करनी है, दैट इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एंड देन यू टेक डिसीजंस ऑन व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, एंड बाय whom दिस वर्क विल बी डन। ठीक है जी। इसके बाद प्लानिंग जो है वो हमें हेल्प किस में कर रही है? इट इज प्रोवाइडिंग अस डायरेक्शन, चेंजेस को मैनेज करने में, और साथ ही साथ मॉनिटर और करेक्टिव एक्शंस लेने में भी प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। वैसे तो ये ऑल ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा मॉड्यूल ए है एबीएफएम का, ये फंक्शन वाइज ही चलेगा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 रहेगा वो प्लानिंग से रिलेटेड ही रहेगा, तो वहां हम बहुत डिटेल में इस सब के बारे में बात करेंगे। अभी हमें इस बात का पता होना जरूरी है कि प्लानिंग है क्या, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ एक ओवरऑल व्यू ले रहे हैं। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। प्लान कर लिया कि आपको क्या करना है। प्लान करने के बाद अब आपकी बारी आती है प्लान की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने की। अब आपको रिसोर्सेज को अरेंज करना है ताकि आपने जो सोचा है वो आप अचीव कर पाओ, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में काम बांट दिया जाएगा। अब एक अकेला पर्सन तो ये सारा काम नहीं कर सकता, इवन इफ अगर ब्रांच को सेटअप करने का ही काम है, तो काम को डिवाइड कर दिया जाएगा, रिसोर्सेज दिए जाएंगे। जिस पर्सन को आपने काम करने को दिया है उसको आप एडिक्वेट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाओगे ताकि वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके, राइट। फिर उसे उस काम को करने की अथॉरिटी, उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। टास्क का कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा कि जो भी अलग अलग काम आपने, ऑर्गेनाइजिंग का काम मान लो 4 लोगों में बांट दिया, तो इन चारों लोगों को कोऑर्डिनेट भी तो करना पड़ेगा। तो इन चारों लोगों के ऊपर एक पर्सन होना चाहिए जो इनके कामों को कोऑर्डिनेट कर कर चलेगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में टास्क मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, डिसीजन मेकिंग, सब चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है ना। और जो ये मैनेजमेंट का प्रोसेस है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बारी किया आपने और काम खत्म हो गया। इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन, है ना। अलग अलग टास्क को लेकर ये सारा प्रोसेस जो है वो फॉलो होता रहता है। देन कम्स स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग का मतलब है
प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग से क्लियर हो रहा है कि हमें नए पर्सन को, मतलब सही पर्सन को सही जॉब, जो उसके पास नॉलेज है, जो उसका वर्किंग एफिशिएंसी है, उसी हिसाब से उसे काम दिया जाए। दैट इज डन अंडर द स्टाफिंग। स्टाफिंग में यूजुअली एम्प्लॉय लाइफ साइकिल जो है उसे कंसिडर किया जाता है कि आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, आपने एम्प्लॉय को हायर करने के बाद उसकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट पर काम किया, यानी आपने उसके स्किल्स, उसकी नॉलेज को बढ़ाने का काम किया। यू प्रोवाइड देम कंपेंसेशन, है ना, आप उनको पे, बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हो। देन अगर वो काम अच्छा करते हैं आप उन्हें प्रमोट करते हो। देन जॉब रोटेशन भी होती है, एक पर्सन एक जगह पर बोर ना हो जाए, है ना, या फिर आपको लगता है कि दैट ही मे वर्क समवेयर एल्स इन अ बेटर वे, तो उनकी ट्रांसफर, जॉब रोटेशन वगैरह की जाती है, एंड देन द पर्सन रिटायर्स। तो दिस इज हाउ एन एम्प्लॉय लाइफ साइकिल गोज ऑन। और स्टाफिंग में हमारा काम होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन का, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का, कंपनसेशन का, प्रमोशन का, एंड इवन जॉब रोटेशन का। रिटायरमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट बट इज नॉट अ क्रूशियल पार्ट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग में जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, टर्मिनेशन, रिटायरमेंट, सब चीजें यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। स्टाफिंग के बाद अब हमें देनी है डायरेक्शन। स्टाफ आ गया, स्टाफ को अब आपको सिखाना है कि काम कैसे करना है। तो यू विल गाइड देम, यू विल मोटिवेट देम, यू विल सुपरवाइज देम, कि जो भी काम वो कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं। जहां पर उनसे गलती हो जाए उन्हें सिखाया जाए कि ये काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जा सकता है। तो यू विल गाइड देम, यू विल गिव देम इंस्ट्रक्शंस कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। इफ दे आर लूजिंग देयर मोटिवेशन लेवल्स, अगर उन्हें लग रहा है कि वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उनको काम करने में दिक्कत आ रही है, तो आप उन्हें टाइम टू टाइम जो है पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में मोटिवेशन करते रहते हो, ताकि वो अपने वर्किंग एफिशिएंसी उनकी एक लेवल तक मेंटेन रहे। पॉजिटिव मोटिवेशन हो सकती है आपकी रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस के थ्रू, ठीक है, यू नो, प्रेजेस के थ्रू, है ना। और उसके अलावा आपकी नेगेटिव मोटिवेशन थ्रेट की फॉर्म में हो सकती है, आपकी सैलरी काट ली जाएगी, ठीक है, या फिर आपको मतलब कोई ना कोई फाइन लगा दिया जाएगा। तो मोटिवेशन बहुत तरीके से चलती रहती है, ठीक है। देन आप उनके काम को सुपरवाइज कर कर चलते हो, उनकी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करते हो, जहां जहां उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है यू प्रोवाइड देम सपोर्ट। जो मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। देन कम्युनिकेशन बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है। दोनों ही मैनेजर और उसका जो सबॉर्डिनेट है, दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जहां पर सबॉर्डिनेट को दिक्कत आएगी, अगर कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच में, तभी वो लोग आपस में उस चीज को रिजॉल्व कर पाएंगे। और इन सब का पर्पस क्या है? इन सब का पर्पस है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाएं। घूम फिर के एक ही बात है, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, रिजल्ट्स जो हैं वो आपको चाहिए और कुछ भी नहीं। देन कम्स कंट्रोलिंग। अब हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमने बात की थी अबाउट प्लानिंग, और घूम फिरकर हमने कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए, और अब आ गए हम लोग कंट्रोलिंग पे, ठीक है ना। यहाँ आ गया था ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ आ गया था स्टाफिंग, यहाँ आ गया था आपके पास डायरेक्टिंग। ऐसी कुछ बात हमने की थी। तो अब आपने जो प्लान किया, और कंट्रोलिंग में आप क्या देख रहे हो? आप यहाँ पर देख रहे हो अपने एक्चुअल रिजल्ट्स। ओके, आपने जो प्लान किया और आपने जो एक्चुअल में अचीव किया, अब आप इन दोनों को क्या करोगे? अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है। कंपेयर करोगे, देखोगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें कोई। अगर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, देन यू विल टेक, देन द थिंग्स विल गो ऑन एज यूजुअल। कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, जैसा आपने सोचा था लगभग वैसा ही हो रहा है एग्जीक्यूशन में, तो द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू। लेकिन अगर डिफरेंस आ रहा है, तो उन डिफरेंसेस के रीजन निकाले जाएंगे कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, और अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे टू रिमूव दोज डिफरेंसेस, कि फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो। तो कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, जो प्लानिंग में हमने किया है ना। द फर्स्ट स्टेप जो हमने प्लानिंग का किया वही हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। फिर परफॉर्मेंस मेजर किया गया, परफॉर्मेंस को कंपेयर किया गया, आइडेंटिफाइड डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है आपके पास डिफरेंसेस, ठीक है ना, डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया गया, और फिर करेक्टिव एक्शंस और फॉलोअप वगैरह लिया गया। सो दिस होल प्रोसेस फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग एंड देन अगेन टू प्लानिंग टू कंट्रोलिंग जो है ये चलता रहता है। ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है ना। अब एक सेकंड के लिए, जो कंट्रोलिंग है हमारे पास, कंट्रोलिंग हमें कहाँ कहाँ पर हेल्प कर रहा है? कंट्रोलिंग हमें
हेल्प कर रहा है ताकि हमारी एक्टिविटीज ट्रैक पर रहें, हमारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाएं और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लिया जाए टाइम रहते, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस पे फर्क ना पड़े और हमारे जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली अचीव हो जाएं। जैसा अभी मैंने आपको पहले कहा कि हमारा मैनेजमेंट का एक ही पर्पस है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करना, रिजल्ट्स को अचीव करना। ठीक है जी। तो हमने 5 स्टेप्स जो हैं, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कह लो, इन्हीं पांचों को आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कह लो, दोनों का एक ही मतलब है। यही 5 स्टेप्स आपके यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे और इन्हें हम चैप्टर वाइज आगे पढ़कर चलेंगे। नेक्स्ट कम्स द मैनेजमेंट चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज। अब मैनेजमेंट को अपना काम करते हुए काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, विच इंक्लूड्स कि कौन सा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना है, क्योंकि हर बिजनेस को पैसा कमाना है। तो किस बिजनेस मॉडल से बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, इनकम जनरेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन को कैसे मैनेज करना है, चेंजेस को कैसे मैनेज करना है, ग्लोबलाइजेशन को कैसे फेस करना है, और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का जो इम्पैक्ट बिजनेस पे आता है उसे कैसे मैनेज करना है। लेट्स अंडरस्टैंड दीज ऑल वन बाय वन, ठीक है ना। तो विच बिजनेस मॉडल टू अडॉप्ट, तो बिजनेस मॉडल में जो है ये बात की जाती है दैट हाउ डज अ बिजनेस वुड मेक मनी, ठीक है ना। हमारा यहाँ पर एक ही बात है, हाउ डज अ बिजनेस, जस्ट अ सेकेंड, how does a business make money, बिजनेस पैसा कैसे जनरेट करेगा, बिजनेस वैल्यू कैसे क्रिएट करेगा, प्रॉफिट्स कैसे अर्न करेगा। तो हर बिजनेस मॉडल, हर बिजनेस को एक बिजनेस मॉडल की जरूरत होती है जिसकी हेल्प से वो वैल्यू क्रिएट करेगा, वैल्यू को डिलीवर करेगा, प्रॉफिट्स करेगा अर्न, और साथ ही साथ फिर अपने बिजनेस को सस्टेन करने में, ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। तो बिजनेस मॉडल्स को अगर मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊं तो इट वुड बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जिसमें जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर आया रिटेल मॉडल। रिटेल मॉडल आपका रिलायंस रिटेल यूज कर रहा है, जहां पर वो प्रोडक्ट्स को अलग अलग कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल कर रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मिडलमैन, ठीक है ना। तो रिटेल मॉडल क्या है, उसका एक रेवेन्यू अर्निंग मॉडल है। सब्सक्रिप्शन मॉडल आपका नेटफ्लिक्स जो है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलता है। आपने सब्सक्राइब किया, यू पे देम, और फिर आप उनके जो भी उनका कंटेंट है आप उसे वॉच कर पाते हो, है ना। और जैसे ही आपका वो कंटेंट का जो भी जिस टाइम पीरियड के लिए आपने उसको बाय किया है, अगर आपका वो टाइम पीरियड निकल जाता है आपको अगेन सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। सो दिस इज हाउ नेटफ्लिक्स इज अर्निंग मनी। उसके बाद एडवर्टीजमेंट मॉडल, यूट्यूब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एड्स आती हैं, एड्स के थ्रू यूट्यूब जो है रेवेन्यू जनरेट करता है। देन मार्केट प्लेस मॉडल, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वहां पर अलग अलग टाइप के सेलर्स हैं जो कि उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, एंड देन बायर्स उस प्लेटफॉर्म पर आकर उन सेलर से इंटरेक्ट कर कर अपना जो प्रोडक्ट है वो खरीद रहे हैं। तो वो मार्केट प्लेस है, अमेजोन एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मार्केट प्लेस मॉडल के थ्रू अमेजोन जो है बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट कर रहा है और पैसे कमा रहा है। फिर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, टाटा मोटर्स प्रोड्यूस करता है सामान और सेल कर देता है, तो वो उसका मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। इसी टाइप टाइप से और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके बेसिस पर बिजनेस जो है वो रेवेन्यू अर्न करता है। तो सबसे पहला चैलेंज अपॉर्चुनिटी क्या आती है कि हाउ विल द बिजनेस मेक मनी। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिन्हें फॉलो कर कर एक बिजनेस जो है वो पैसा कमाता है। देन कम्स द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। देखिए जो अब वाला टाइम है जहाँ पर इंटरनेट है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बिजनेस की मैनेजमेंट को स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो बर्डन नहीं है, है ना। बिजनेस के लिए जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ लाइक एन एसेट। तो मैनेजर को फिल्टर करना है, मैनेजर को एनालाइज करना है और राइट इन्फॉर्मेशन को राइट टाइम पर यूज करना है। जैसे एक ये मैनेजर है, इनके पास कस्टमर का डेटा ट्रांजैक्शन भी है, इनके पास इंटरनेट से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल ऐप से भी है। लेट्स कंसिडर इज हिम एज अ ब्रांच मैनेजर, ठीक है ना। अगर आप इसको ब्रांच मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपके पास कस्टमर डेटा इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन है, आपको इंटरनेट की जो उनकी उन्होंने अगर ऐप से या वेबसाइट से कोई ट्रांजेक्शन की उसकी इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल ऐप से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो जो स्पेंड किया है ना
वो भी इंफॉर्मेशन आपके पास, आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, ईमेल नोटिफिकेशंस हैं, न्यूज़ आपके पास अवेलेबल है, रेगुलेटरी डेटा आपके पास अवेलेबल है, सो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा बीइंग अ ब्रांच मैनेजर कि आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से किस सही टाइम पर यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम चैलेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन का ओवरलोड, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर आपको खास स्पेंड करना पड़ेगा और इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर्स का डेटा आपके पास अवेलेबल है, उसका कोई मिसयूज ना हो जाए, है ना, प्राइवेट डेटा आपके पास अवेलेबल है। देन मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ भी हो सकती है, आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा विच इन्फॉर्मेशन इज राइट एंड विच इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, और आपको फास्टर डिसीजंस लेने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको अवेलेबल है। अब डिस्कस करते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतने अच्छे डिसीजंस आप ले पाएंगे। कस्टमर्स के बारे में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन है तो आप उस कस्टमर को उस तरीके से हैंडल टैकल कर सकते हैं। ऑटोमेशन एआई की हेल्प से इन्फॉर्मेशन वैसे ही वास्ट लेवल पर अवेलेबल है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब बिजनेस की अच्छी ग्रोथ जो है वो आसानी से हो सकती है। देन कम्स चेंज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आना बहुत बड़ी चीज़ है। चेंज लाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमें चेंजेस लाने हैं तो बीइंग अ मैनेजर बहुत हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, दे रेजिस्ट थ्रू द चेंजेस बीइंग ब्रॉट। अब एक टाइम इमेजिन करो जब पहले बैंकिंग जो है वो पेपर्स पर होती थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, सीबीएस नहीं था, आपका जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है वो नहीं थे। तो उस टाइम पर हर चीज हाथ से होती थी, बैंक का स्टाफ, इवन पब्लिक जो है उसी चीज के लिए जो है वो कंफर्टेबल थी। फिर क्या हुआ, जैसे ही इंटरनेट आया, जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम्स आए, एडवांसमेंट आई, आईटी टेक्नोलॉजी आई, तो आईटी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ऑफिसेज में आई, जैसे जैसे आपके बैंक में आईटी टेक्नोलॉजी आई, तो उस टाइम पर जो पुराने एम्प्लॉयज थे उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था उस नए चेंज को अडॉप्ट करना, उस नए चेंज से कुछ सीखना, उस नए चेंज को रूटीन फंक्शनिंग में लाना। तो उस चेंज को मैनेज कैसे किया जाए, उस तरीके के बहुत सारे चेंजेस हैं, उन्हें मैनेज कैसे किया जाए। चेंजेस आपके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल चेंज। चेंज आपका ग्लोबलाइजेशन का भी हो सकता है, आपके रूल्स रेगुलेशंस में चेंज हो सकता है, कस्टमर की नीड्स में चेंज हो सकता है। तो नीड के हिसाब से वी नीड टू अडेप्ट द चेंजेस, ठीक है ना। तो चेंज मैनेजमेंट में क्या होगा, चैलेंजेस क्या आते हैं, सबसे पहला चैलेंज यही आता है, रेजिस्टेंस टू द चेंज। एम्प्लॉयज नहीं चाहते चेंज करना, एम्प्लॉयज चाहते हैं कि जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं वही चलता रहे, बिकॉज दे आर गेटिंग कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर थिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नई चीज़ों के बारे में समझ नहीं है, नई चीज़ों के बारे में पता नहीं है। ऑल्दो जब आईटी आई है ना, तो बैंकिंग का जो काम है, एज पर माई पर्सपेक्टिव, वो थोड़ा ईजी हो गया। वाई? बिकॉज पहले सब पेपर वर्क था, अब आपका कंप्यूटराइज है, कैलकुलेशंस आपको कम करनी पड़ती हैं, तो चांसेस ऑफ एरर्स भी कम है। लेकिन समझ नहीं थी तो रेजिस्टेंस तो ज़रूर आई होगी। फिर उसके बाद कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, थोड़ा महंगा भी पड़ता है चेंज लेकर आना। डिसरप्शन, जो है वर्किंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट होती है, नया नया काम है, सिखाना, देन उस काम को अडॉप्ट करना, उस काम में एफिशिएंसी इंप्रूव करना, तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी। और लीडरशिप का गैप जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कई बार लीडर उतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो चेंजेस को अच्छे से इनकलकेट कर पाए अमंग द सबॉर्डिनेट्स। देन अपॉर्चुनिटीज, फायदे तो बहुत हैं चेंजेस के, इनोवेशन है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर आप किसी एक बिजनेस के बारे में सोचे, जो बिजनेस, दो बिजनेसेस हैं ए और बी, जो बिजनेस, मान लो ए बिजनेस पहले चेंज लेकर आ गया, तो उसको मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कॉम्पिटिटर से एडवांटेज मिलेगी, उसको लोग अडेप्ट करना पसंद करेंगे, उसको, उसके प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करेंगे। एफिशिएंसी तो देखो चेंजेस से इंप्रूव होती होती है, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है और एम्प्लॉय का भी बेनिफिट यहाँ पर है। देन कम्स ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब आपकी बिजनेस जो है आपका डोमेस्टिक बाउंड्रीज को क्रॉस करता है और ग्लोबल बाउंड्रीज को रीच करता है, तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन है। और ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ जनरल टॉपिक, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप अब ग्लोबल लेवल के ब्रांड्स से, प्रोडक्ट्स से compete कर रहे हो। क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू आता है। जॉब डिस्प्लेसमेंट जो है चैलेंज है ही है, क्योंकि आपकी लोकेशन, वर्किंग लोकेशन चेंज हो सकती है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मतलब आप
जो है मनी मैटर्स में भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है। नई जगह है, नया कल्चर है, तो कल्चर का इम्पैक्ट भी आपके बिजनेस पर आता है, और रेगुलेशंस जो हैं, हर जगह के रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग हैं, तो उसको अडेप्ट करना भी एक चैलेंज बन सकता है। बट फ़ायदा क्या है? फ़ायदे बहुत सारे हैं। ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस मिलता है, नया नया चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, आपने वहाँ से कुछ चीज़ नई सीखी, नई टेक्नोलॉजी सीखी, आपने अपनी कंट्री में अडेप्ट की, तो आपकी कंट्री के लोगों का भी वहाँ से बेनिफिट हुआ। आपका बिजनेस काफ़ी ग्रो करता है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, क्वालिटी, चॉइस आपके बिजनेस की बेटर हो जाती है, और एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आप जो है अपने पर यूनिट जो कॉस्ट है आपकी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपकी मार्केट अब जो ग्लोबल हो गई है तो डिमांड बढ़ गई है। देन कम्स एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से क्या मतलब है हमारा? कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि आज के लोगों की नीड्स को फुलफिल करते हुए हमें फ्यूचर के जो जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स को सैक्रिफाइस ना करना पड़े, उनकी नीड्स का भी हमें ध्यान रखकर चलना है। तो चैलेंजेस एनवायरनमेंट को लेकर क्या है? पॉल्यूशन चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज इतने अबंडेंस में अवेलेबल नहीं है। पेट्रोलियम, यू नो कि क्या ही चल रहा है पेट्रोलियम का आजकल। वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है? आप रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल वाले कंसेप्ट पर चलो, नई नई चीज़ों को इनोवेट करो, एनवायरनमेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट। जैसे हम बात करते हैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक बिजनेस की अपने सोसाइटी को लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसे फुलफिल करनी चाहिए, है ना? तो वो भी आपकी इसी के अंडर आ जाएगी, जहाँ पर आप अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक इमेज भी अच्छी बन जाएगी। तो ये भी एक मैनेजमेंट के लिए चैलेंज है कि उसे अपने काम को अच्छे से करना है, रिजल्ट्स अच्छे से निकालने हैं, बट साथ ही साथ एनवायरनमेंट को हार्म या डिग्रेड नहीं करना है। क्लियर? आगे ये रहा आपका इन्फोग्राफिक, जिसकी हेल्प से आप अपने आज वाले टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। एक शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म है जिससे आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आप इसको अच्छे से व्यू कर पाओगे और इसे पढ़ सकते हो फॉर रिवीजन ऑफ योर सम पार्ट ऑफ द बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेनरी फ्योल एंड एफ डब्ल्यू टेलर। दो चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको। हेनरी फ्योल फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द शॉप फ्लोर एफिशिएंसी, तो दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये तो टेलर ने किया था। टेलर व्यूड मैनेजमेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है क्योंकि ये फ्योल ने किया था, तो उल्टा दे रखा है। फ्योल आइडेंटिफाइड 6 प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, जिसमें से एक काफी इंपॉर्टेंट जो है हाईलाइटेड एक्टिविटी थी, मैनेजमेंट थी। उन्होंने कहा मैनेजमेंट एक अलग से एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की। टेलर्स ऑब्जेक्टिव वाज टू इम्प्रूव वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, टेलर का ऑब्जेक्टिव था कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारी थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग दिया और आपको अकॉर्डिंगली उसे मैच करना है। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सेटिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चरिंग रिसोर्सेज एंड करेक्टिव एक्शन। तो प्लानिंग का मतलब तो हो गया सेटिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ऑर्गेनाइजिंग हो गया आपका स्ट्रक्चरिंग ऑफ रिसोर्सेज, स्टाफिंग हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एंड कंट्रोलिंग का मतलब हो गया करेक्टिव एक्शन। तो 2 3 1 4 यानी ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, a domestic manufacturing company starts exporting products to Europe. While revenue increases, the company also has to comply with multiple international regulations. So ये किस चीज़ को illustrate कर रहा है? Is it a opportunity or a challenge? तो देखिए, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ रहा है, तो ये चैलेंज है। तो बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर डिस्कस्ड हियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट अ पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका कुछ पार्ट आज कवर अप किया है। आई होप आई एम एबल टू कन्वे समथिंग टू यू, आई एम एबल टू टीच समथिंग टू यू टुडे। सो आप इसकी अच्छे से रिवीजन कीजिए और इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 एंड ईमेल अस ऑन hello@edutab.co.in। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।